नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सब ठीक होंगे। और ये प्रकाश के परावर्तन का ये सेकंड भाग है। और प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन ये दोनों की अगर बात करें तो ये दोनों का सेकंड पार्ट है, यानी दूसरा भाग है। और पहले पार्ट में आप लोगों को बहुत ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा किए हुए थे। तो 20 तक हम चर्चा किए थे और आपको फिर से बता दें कि हम सप्ताह में 5 दिन क्लास कराएंगे, जिसमें सोमवार, मंगलवार, बुधवार आपको मैथ का ऑब्जेक्टिव और बृहस्पतिवार और शुक्रवार को हम साइंस का ऑब्जेक्टिव आप लोग के पास लेकर आएंगे। बाकी 3 दिन आपको खुद से अपना इसका तैयारी करना है, जिसे रिवीजन क्लास बोलते हैं। अगर आपको साइंस में 40 का 40 मार्क्स और मैथ में 50 का 50 मार्क्स अगर लाना है तो आपको यहीं से तैयारी करना होगा। हम एक एक साइंस को बिल्कुल बेहतर तरीके से समझाकर आप लोगों के सामने बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी। कुछ बच्चे की शिकायत है कि सर आपका आवाज फट रहा है। तो हम बता देते हैं, एक हमारी प्रॉब्लम है बाबू कि हमसे धीरा नहीं बोला जाता है, हमसे धीरा नहीं पढ़ाया जाता है। क्योंकि हम जब भी पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा हम चिल्लाते ज्यादा है, हमारी आवाज थोड़ा ज्यादा है, जिसके कारण ये आवाज फट जाती है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जितना आवाज आपको मीठा पहुंच जाए उतना आपके लिए होगा। चलिए, हम अपनी समय को बर्बाद नहीं करते हुए अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है किसी बिंब बोला जाता है बाबू, बिंब बोला जाता है वस्तु को। बिंब बोला जाता है किसको? वस्तु को। का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा, आभासी आभासी सीधा। देखिए, यहां 2 शब्द है, एक आभासी है और एक सीधा है, और ये दोनों का दोनों अर्थ एक ही होता है। तथा बिंब से बड़ा पाया गया है, यानी कह रहा है कि किसी वस्तु को, बिंब मतलब वस्तु को, हम अवतल दर्पण के सामने जब हम वस्तु को रखे हैं, अवतल दर्पण के सामने हम वस्तु को रखे हुए हैं, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब आभासी पाया गया। आभासी मतलब होता है कि सीधा पाया गया, बिल्कुल सीधा। तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, बहुत बड़ा पाया गया। तो वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए, यानी वस्तु को कहां रखेंगे दर्पण के सामने? तो आपको बहुत सारा केस आप लोगों को गुरुजी पढ़ाए होंगे। पहला केस तो आपको, ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये हमारा अगर बात करें तो ये अवतल दर्पण है। खूब बेहतर तरीका से सीख लीजिए। आपको बता दें कि ये प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष को हम लोग नोट करते हैं एक्स और वाई से। और यहां जो है हमारा ध्रुव है, जिसे पी बोलते हैं, इसे बोलते हैं बाबू फोकस, और इसे बोलते हैं बाबू वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो ऐसे तो आपको बताया गया है कि अवतल दर्पण में जो बनता है ना, हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक मतलब होता है कि उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, वो हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। लेकिन एक केस ऐसा भी है अवतल दर्पण में कि वो सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और आपको बता दे कि वो कब? जब ध्रुव और फोकस के बीच में किसी वस्तु को रख दे तब। हम ध्रुव और फोकस के बीच में किसी वस्तु को यहां रखेंगे, यहां रखेंगे, तो हमारा प्रकाश ऐसे जाएगा, और जाएगा तो वो आएगा। आपको बता देते हैं, थोड़ा सा हम हल कर इसको सॉल्व कर बताएंगे बाबू। वो आएगा फोकस से होकर ही जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। और हम जानते हैं कि हम अपने सिद्ध के लिए एक रेखा खींचते हैं।
जो वस्तु को छूते हुए और वक्रता केंद्र से जाए। तो अगर हम वक्रता केंद्र से वस्तु को छूते हुए एक रेखा खींचे, एक रेखा अगर खींच रहे हैं, अगर हम वस्तु को थोड़ा सा हम इसको, चलिए तो आप लोगों को हम क्वेश्चन चर्चा कर रहे थे, बस देखिए बंद करिए। हम बता रहे थे कि हम अपने सिद्ध के लिए एक रेखा खींचते हैं जो वक्रता केंद्र और वस्तु को छू कर जाए। तो हम देखेंगे कि इधर आकर कभी तो मिलेगा नहीं और फैलते चला जाएगा। तो बाबू इधर नहीं मिलेगा ना, तो ये वास्तविक और उल्टा नहीं होगा। यानी ये अगर इधर मिल जाता ना, जिधर वस्तु है उधर मिल जाता ना, तब आपका वास्तविक और उल्टा होता। लेकिन इस केस में अगर हम मिलाए तो यहाँ देखिएगा, ये आपका जाकर कहाँ मिल रहा है। तो आपसे पूछा जाए तो कहिएगा कि सर ये जाकर जो है, ये जाकर जो है हमारा मिल रहा है। आपसे बोला जाए तो यहाँ मिल रहा है। और देखिए वस्तु था ऐसे और हमारा प्रतिबिंब जो बना ना, वो प्रतिबिंब हमारा बना। अगर हम बात करें कि हमारा प्रतिबिंब जो बन रहा है, हमारा प्रतिबिंब जो बन रहा है, अगर हम बात करें प्रतिबिंब की बात करें तो हमारा प्रतिबिंब जो बन रहा है वो ऐसे बन रहा है। यहां हमारा प्रतिबिंब बनने लगा। तो आप देखिएगा वस्तु छोटा था, वस्तु बड़ा बन गया, यहां छोटा था यहां बड़ा बन गया। दूसरी बात कि वस्तु सीधा था, अगर ऐसे था तो ऐसे ही प्रतिबिंब बना है, नीचे नहीं बना, उल्टा नहीं बना, सीधा प्रतिबिंब बना। तो इसका मतलब ये हुआ, अब आपको क्वेश्चन बेहतर समझ आएगा। किसी बिंब मतलब होता है वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा। तो अभी बताए हैं कि आप ध्रुव और फोकस के बीच रखे हैं तब आपका प्रतिबिंब सीधा बना है। लेकिन बिंब मतलब वस्तु से बड़ा पाया गया, वस्तु से बड़ा पाया गया। तो वस्तु की स्थिति होनी चाहिए, यानी वस्तु को कहां होनी चाहिए, तो आपका आंसर होगा कि ध्रुव और फोकस के बीच में होनी चाहिए। देखिए बाबू आपको बता देते हैं, एक अवतल दर्पण में मात्र एक स्थिति है जिसमें उस वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है। कब? जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखोगे तब, नहीं तो बाकी अवतल दर्पण में पूरे केस में, यानी पूरे आप नियम पढ़िएगा ना तो उसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा नहीं बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा और वस्तु के तरफ बनेगा। यहां दर्पण से पीछे बना है, यहां दर्पण के सामने बनेगा। तो कहां रखना पड़ेगा वस्तु को? तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। यानी हमारा जो आंसर होगा बाबू, हमारा जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा डी। तो ध्रुव और फोकस के बीच रखना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक, वास्तविक मतलब होता है उल्टा। चलिए लिखते हैं यहां, वास्तविक का अर्थ होता है बाबू उल्टा। वास्तविक तथा समान, समान कहने का अर्थ हो गया कि अगर वस्तु इतना बड़ा है ना तो इसका प्रतिबिंब भी इतना ही बड़ा होना चाहिए। समान मतलब होता है बराबर। अगर वस्तु हमारा 5 सेंटीमीटर है ना तो प्रतिबिंब भी हमारा जो बनना चाहिए वो 5 सेंटीमीटर ही बनना चाहिए। तो कह रहा है किसी बिंब, बिंब मतलब आपको पढ़ाया गया है, बिंब मतलब होता है वस्तु। तो वस्तु का वास्तविक, वास्तविक मतलब उल्टा तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को यानी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहां रखें? तो उत्तल लेंस के सामने, तो थोड़ा सा हम एक उत्तल लेंस बना रहे हैं, लीजिए ये हमारा उत्तल लेंस है।
दर्पण की चर्चा नहीं कर रहा है बाबू, लेंस की चर्चा कर रहा है। हम क्या करेंगे कि यहां से यहां डैश डैश कर कर इसको दो भागों में बांट देंगे। चलिए इतना आपको समझ आ जाना चाहिए। फिर अगला अगर हम लेंगे तो इसका हम प्रधान अक्ष लेंगे। लीजिए ये भी प्रधान अक्ष आपका हो गया। और यहां आप जानते हैं कि ये हमारा प्रकाशीय केंद्र, ये हमारा O हो गया। अगर यहां बात करें तो यहां हमारा F हो गया, F, और यहां जो हो गया ये हमारा 2F हो गया। इधर भी क्योंकि लेंस के दोनों तरफ होता है, इधर भी F हो गया और इधर भी हमारा 2F हो गया। अब देखिएगा क्या बोला है, हमें किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब प्राप्त करना है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का, समान साइज मतलब बराबर प्राप्त करना है। पहला तो वास्तविक मतलब उल्टा भी चाहिए और दूसरा समान साइज का, समान साइज यानी बराबर भी हमको चाहिए। ध्यान दीजिएगा कहां रखेंगे, तो आप लोग ऐसे बहुत सारा केस आप लोग इसमें पढ़े होंगे लेंस में। लेंस में एक और चीज आपको बता दे कि जब भी प्रतिबिंब इधर नीचे बनने लगेगा ना, नीचे, तो वो उल्टा बनेगा। आप लोग पढ़े होंगे, बहुत सारा चीज पढ़े होंगे, थोड़ा सा हम आपको चर्चा कर रहे हैं। वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच हम वस्तु को रखेंगे, तो यहां से प्रकाश जाएगा, लेकिन उत्तल लेंस है तो फोकस से होकर गुजरेगा। हम अपने सिद्ध के लिए एक रेखा खींचेंगे, वह रेखा वस्तु को छूकर और प्रकाशीय केंद्र को छूकर जाना चाहिए, वस्तु को छूते हुए और प्रकाशीय केंद्र के बीच जाकर जाना चाहिए। तो देखिए ये कभी नहीं मिलेगा, तो ये हमारा जो होगा आंसर नहीं होगा। अगर हम बात करें कि वस्तु को फोकस पर रख रहे हैं, वस्तु को कहां रखेंगे बाबू, फोकस पर, यहां से प्रकाश की किरण जाएगी, फोकस से होकर गुजरेगी। हम अपने तरफ से एक रेखा खींचे तो ये रेखा यहां जाकर मिलेगी, यानी अनंत पर मिलेगी। चलिए ये भी हमारा नहीं होगा। अगला हम चर्चा करते हैं कि अगर हम किसी वस्तु को फोकस और 2F के बीच रखते हैं, फोकस और 2F के कहां रखते हैं बाबू, बीच में रखते हैं, तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब यहां आएगा और फोकस से होकर जाएगा। और यहां बोला है बिंब मतलब वस्तु, वास्तविक मतलब उल्टा तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब मतलब वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहां रखी जाए। तो आपको पढ़ाया गया होगा किसी उत्तल लेंस में अगर किसी वस्तु को हम 2F पर रखते हैं, 2F पर, तो यहां से प्रकाश की किरण यहां जाएगी और कहां से होकर गुजरेगी बाबू, फोकस से होकर गुजरेगी। हम अपने सिद्ध के लिए एक 2F पर वस्तु रखते हैं जो प्रकाशीय केंद्र से होकर जाए, और देखिए ये कहां जाकर मिलेगी, तो 2F पर ही जाकर मिलेगी। और ये प्रतिबिंब जो होगा, देखिएगा ये प्रतिबिंब, वस्तु ऐसे सीधा था लेकिन यहां वस्तु अब उल्टा बनने लगा। आप नाप कर खींचिएगा ना तो आपका बिल्कुल बाबू सीधा आएगा। यहां उल्टा था और यहां सीधा था और यहां आपका उल्टा होने लगा। और ये कहां बना है, तो लेंस के दूसरी ओर बना है, दूसरी ओर यानी वास्तविक और उल्टा बना है। और जितनी बड़ी वस्तु है ना उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना है। तो कहा है किसी बिंब का वास्तविक मतलब उल्टा, लीजिए उल्टा मिल गया, तथा समान साइज का, समान मतलब बराबर साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाए। बिंब मतलब वस्तु को लेंस के सामने कहां रखा जाए, तो कहां रखा जाए बाबू, 2F पर। आप जानते हैं कि 2F मतलब फोकस दूरी की दुगुनी, और फोकस दूरी की दुगुनी कौन होता है, वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र। क्योंकि बहुत सारे बच्चे को देखिए यहां दोनों ऑप्शन दे देगा, यहां अगर लिखेगा तो लिख देगा डायरेक्ट 2F पर, या तो फोकस के दुगुनी दूरी पर। आप जानते हैं कि वक्रता केंद्र जो होता है वो फोकस दूरी की दुगुनी होती है,
फोकस दूरी की दोगुनी कहने का अर्थ हो गया 2f जो होता है। तो इसलिए हमारा सही आंसर जो होगा ये वक्रता केंद्र पर होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। किसी दर्पण से आप चाहे कितना ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्राप्त होता है। चलिए आपको बताए हैं कि सीधा प्राप्त करने के लिए, और एक और बात ध्यान रखिएगा, यहां दर्पण पूछा है, लेंस नहीं पूछा है। किसी दर्पण से, किसी भी दर्पण से बाबू हमारे, किसी भी दर्पण से आप चाहे कितना ही दूरी पर क्यों नहीं खड़े हो, कितना ही दूरी पर, चाहे उसके नजदीक हो, चाहे बीच में हो, चाहे अनंत पर हो, कहीं भी हो, कितना ही दूरी पर क्यों नहीं खड़े हो, तो उसका प्रतिबिंब, कितना ही दूरी पर खड़े क्यों नहीं, आपका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आपका कौन सी पूछ रहा है बाबू, प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्राप्त होता है, हमेशा सीधा। तो ये याद रखिएगा कि हमेशा सीधा कौन प्राप्त करता है, तो उत्तल दर्पण। प्रतिबिंब को हमेशा सीधा कौन प्राप्त करता है, तो बाबू उत्तल दर्पण। और उल्टा कौन प्राप्त करता है, तो याद रखिएगा कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसी वस्तु का, हम लिख देते हैं यहां, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अवतल दर्पण जो है ना, किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करता है। उल्टा, उल्टा लिखिए तब, या वास्तविक लिखिए तब, वास्तविक। लेकिन उत्तल दर्पण जो है ना, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। सीधा को आप लोग एक और बोल सकते हैं, काल्पनिक भी बोल सकते हैं, काल्पनिक को एक और बोल सकते हैं, आभासी भी बोल सकते हैं। ये सारा का सारा एक ही बात है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि अवतल दर्पण एक बार सीधा भी प्रतिबिंब प्राप्त करता है। कब बाबू, अभी कुछ देर पहले हम क्वेश्चन को हम बताए हुए थे कि अवतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब, अवतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा भी प्राप्त करता है। कब, तो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तब, मात्र एक ही जगह पर। अवतल दर्पण आपसे पूछा जाए किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब प्राप्त करता है, तो कहिएगा उल्टा। लेकिन हम आपसे पूछे कि क्या अवतल दर्पण सीधा प्राप्त करता है प्रतिबिंब, तो कहिएगा जी सर, अवतल दर्पण सीधा भी प्राप्त करता है, लेकिन कब, एक शर्त पर, जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाए तब, सिर्फ एक शर्त पर। लेकिन यहां तो अवतल में गड़बड़ा गया कि अवतल दर्पण उल्टा भी प्राप्त करता है और सीधा भी प्राप्त करता है, लेकिन उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्राप्त करता है बाबू। उत्तल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा, तो यहां बोला है सदैव सीधा, सदैव मतलब होता है हमेशा, सदैव मतलब हमेशा सीधा। तो याद रखिएगा इसमें कोई खोट नहीं है, इसमें खोट है। क्या खोट है, कि एक जगह पर वो सीधा प्राप्त कर देता। तो याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्राप्त करता है, उत्तल दर्पण हमेशा सीधा। उत्तल दर्पण में कोई खोट नहीं है, लेकिन अवतल दर्पण में खोट है एक जगह पे। कब, जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए तब। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि उत्तल दर्पण कह रहा है कि हम उत्तल के साथ समतल भी है, उत्तल के साथ समतल भी है। समतल मतलब होता है बराबर, तो समतल दर्पण भी हमेशा सीधा प्राप्त करता है प्रतिबिंब, समतल दर्पण भी हमेशा सीधा प्राप्त करता है। तो याद रखिएगा कि आपका आंसर समतल दर्पण जी नहीं, अवतल दर्पण जी नहीं, उत्तल दर्पण जी नहीं, समतल तथा अवतल दोनों होगा। आपका आंसर जो होगा वो डी होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे छोटे अक्षरों में पढ़ते समय आप किस दर्पण का उपयोग करेंगे, तो बाबू आप लोगों को हम समझाए हुए थे कि उत्तल दर्पण किसी वस्तु को छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करता है, अवतल दर्पण किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करता है। उत्तल दर्पण
उत्तल दर्पण किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करता है और अवतल बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करता है। बड़ा कर देखने के लिए अवतल का प्रयोग करिए, छोटा कर देखने के लिए आप उत्तल का प्रयोग करिए। तो अवतल, ये तो कन्फर्म है कि अवतल, यहां देखिए यहां उत्तल है, ये तो होगा ही नहीं, यहां अवतल है, ये सही है, थोड़ी देर के लिए मान लो उत्तल है, ये भी नहीं होगा। अब कंफ्यूजन है आपको सिर्फ सर 5 सेमी फोकस दूरी वाले की 50 सेमी फोकस दूरी वाले। तो आप किसी भी वस्तु को पढ़ने के लिए आपको मिनिमम साइज चाहिए जो आपको पढ़ा जाए। अब 50 सेमी फोकस दूरी वाले लीजिएगा ना, 50 सेमी, तो आपको हेते दिखेगा। अरे कहिएगा इतना बड़ा बड़ा दिखेगा, तो आपको इतना बड़ा बड़ा भी तो दिखने में कठिनाई होगा। तो इसलिए इतना बड़का बड़का को ना देखिए, आप समान साइज को देखिए, छोटा छोटा कर देखिए, आप देख लीजिएगा। तो किसी भी शब्दकोश, क्वेश्चन बोला है शब्दकोश में पाए गए छोटे छोटे अक्षर, छोटे छोटे अक्षर यानी इतने छोटे जिन्हें हमें पढ़ने में परेशानी हो रही है। तो इसको बड़ा कर देखने के लिए हम थोड़ा सा बड़ा कर ले, ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बड़ा कर ले, ज्यादा बड़ा करेंगे तो इतना इतना बड़ा अक्षर दिखाई देगा। तो इसलिए उसको कोशिश करेंगे कि हम छोटे छोटे अक्षर कर थोड़ा सा छोटे छोटे अक्षर कर देखें। तो उसके लिए हम कौन प्रयोग करेंगे आप बताइए? 50 सेमी फोकस दूरी वाले के 5 सेमी फोकस दूरी वाले, क्योंकि उत्तल दर्पण तो होगा नहीं और ये भी उत्तल दर्पण होगा नहीं, ये दोनों में से कोई एक होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? हमारा ए होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि निम्न में किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? तो याद रखिएगा कि निम्न में से किस दर्पण का, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है इसलिए तो दूर की वस्तु को खींच कर ली जाता है, इसलिए इसका उपयोग देखिएगा गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है बाबू, गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में जो किया जाता है ना, ये जो है आप साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है आप जानते हैं? क्योंकि वहां दूर की क्षेत्र के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो साइड मिरर के रूप में पीछे जब जाइएगा ना, तो पीछे साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण होता है। क्यों? क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, क्योंकि दूर की वस्तु को लिया कर देखिएगा उसमें छोटा छोटा करके दिखाएगा, दूर की वस्तु को खींच कर लिया कर दिखाएगा, दूर की वस्तु को खींच कर लिया कर दिखाएगा। कौन दिखाएगा? उत्तल दर्पण दिखाएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा किसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, यानी दूर की वस्तु को देखने की क्षमता किसमें होती है? तो याद रखिएगा आपका सही आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का नियम है, बेहतर आप लोग जानते हैं कि सर प्रकाश के परावर्तन का नियम से, प्रकाश के परावर्तन का नियम होता है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। किस कोण के बराबर होगा बाबू? परावर्तन कोण को। आपतन कोण को नोट करते हैं आई से, परावर्तन कोण को नोट करते हैं आर से। तो याद रखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से कोण आई बराबर होता है कोण आर के, कोण आई और कोण आर दोनों आपस में बराबर होता है। क्वेश्चन एक और पूछेगा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो याद रखिएगा कि परावर्तन का, प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है। कितने नियम होता है बाबू? 2। पहला नियम कौन? तो आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों का तीनों एक ही तल बिंदु में होता है। प्रकाश के परावर्तन के, याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन? तो एक आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, दूसरा एक आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब
तीनों का तीनों एक ही तल में होता है। जैसे कि आप लोगों का ये हमारा दर्पण हो गया, यहाँ से आपतित किरण आएगी, यहाँ से परावर्तित किरण जाएगी और यहाँ से अविलंब डालेंगे, तो ये तीनों के तीनों देखिए एक ही तल बिंदु पर है। तो क्वेश्चन पूछा है प्रकाश के परावर्तन के नियम से, इसमें से कोई नहीं होगा, कौन होगा बाबू? सी, आपतन कोण बराबर होता है क्या चीज के? परावर्तन कोण के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी पारदर्शी माध्यम में अपवर्तनांक को बाबू नोट करते हैं एम से। अपवर्तनांक को नोट करते हैं किसी से, हाँ, किसी पारदर्शी माध्यम में माध्यम का अपवर्तनांक होता है। आवर्धन हम गलती लिखे हुए थे, क्योंकि देखिए एक आता है आवर्धन, बच्चे को बहुत सारा मिस्टेक करता है बाबू। आवर्धन, अभी जो हम एम लिखे थे आवर्धन को नोट करते हैं एम से, और एम का फॉर्मूला होता है दर्पण के लिए आपको मालूम होगा v बट्टा यू, लेकिन लेंस में जाइएगा तो वही हो जाएगा माइनस v बट्टा यू। लेकिन हम आवर्धन नहीं पढ़ रहे हैं, हम अपवर्तनांक पढ़ रहे हैं। तो अपवर्तनांक यानी अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को हम नोट करते हैं, याद रखिएगा म्यू से, इसे म्यू पढ़ते हैं, अपवर्तनांक है ये, और ये एस्नेल का नियम है, और इसका नियम होता है कि आपका साइन आई अब बट्टा होता है साइन आर, साइन आई बट्टा साइन आर। तो यहां आवर्धन को नोट करते हैं एम से, अपवर्तनांक को नोट करते हैं म्यू से, लेकिन हमारे क्वेश्चनवा में देख लीजिए अपवर्तनांक है बबुआ, तो अपवर्तनांक को हम लोग नोट करते हैं, अपवर्तनांक को नोट करते हैं हम म्यू से, और ये एक एस्नेल का नियम है। किसका नियम है बाबू? एस्नेल का नियम है। किसका नियम है? तो एस्नेल का नियम है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि एस्नेल का नियम है, तो एस्नेल का नियम होता है म्यू बराबर कौन सी हो जाएगा? साइन आई बट्टा हो जाएगा तुम्हारा साइन आर। तो ये याद रखिएगा, ये सारा का सारा अपवर्तनांक है, ये हमारा अपवर्तनांक नहीं है, ये आवर्धन है। ये प्रकाश के अपवर्तन पर काम करता है, ये लेंस और दर्पण पर काम करता है। ये अपवर्तन पर काम अपवर्तनांक, और आवर्धन पर जो काम करता है वो करता है लेंस और दर्पण के लिए काम करता है। हमें उम्मीद है कि आपकी सारी वीडियो हमारी समझ आ रही होगी आप लोगों को। यहां देखिएगा, निम्न में से किसका द्रव्यमात्मक, द्रव्यात्मक, द्रव्य मतलब होता है पानी, जल, द्रव्यात्मक माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिकतम होता है। द्रव्यात्मक माध्यम यानी द्रव्य में किसका, निम्न में किसका द्रव्यात्मक यानी किस द्रव्य का निरपेक्ष अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो याद रखिएगा कि बेंजीन का सबसे अधिक होता है, जल का नहीं होता है, केरोसिन का नहीं होता है, बेंजीन का सबसे अधिक होता है। लेकिन एक और क्वेश्चन आएगा, निम्न में से किस ठोस का, इसमें तो पूछा है बाबू, इसमें पूछा है द्रव्य का, इसमें पूछा है द्रव्य का, लेकिन अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा है किसका? ठोस का द्रव्यमात्मक माध्यम निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो याद रखिएगा कि ठोस याद रखिएगा कि सब किसका होता है? तो हीरा का होता है, इसका सबसे अधिक होता है अपवर्तनांक, सबसे अधिक होता है, इसका होता है हीरा का। तो निम्न में से किस ठोस का, अगर पिछले क्वेश्चन पर हम देखें तो किस द्रव्यात्मक का, किस द्रव्यात्मक, तो याद रखिएगा बेंजीन, लेकिन वही कहेगा किस ठोस का। क्वेश्चन को खूब बढ़िया से ध्यान रखिएगा बाबू, किस ठोस का अपवर्तनांक अधिक होता है? तो याद रखिएगा हीरा का। लेकिन वही क्वेश्चन पूछ दे, निम्न में से किस गैसीय, गैस, न द्रव्य न ठोस न गैस, याद रखिएगा द्रव का पूछेगा तो बेंजीन, द्रव का पूछेगा तो बेंजीन, ठोस का पूछेगा तो हीरा, लेकिन गैस का पूछेगा तो याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड अपवर्तनांक अधिक होता है। आपको क्या पढ़ाए हैं अभी, क्या पढ़ाए हैं बाबू? ठोस में कौन होता है? ठोस में, तो ठोस में आपका हीरा होता है,
हीरा होता है। अगर हम द्रव्य में पूछे, द्रव्य में, तो याद रखिएगा द्रव्य में किसका होता है, तो आपको बताना पड़ेगा किसका, बेंजीन का। किसका होता है बाबू, बेंजीन का। लेकिन अगर हम गैस में पूछे तो गैस में किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी बेहतर जानते होंगे CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो ये आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का अपवर्तनांक के कारण होता है। प्रकाश का अपवर्तनांक का कारण है, प्रकाश के अपवर्तनांक। अपवर्तनांक आप लोग बेहतर समझ रहे हैं, अपवर्तन, सॉरी मिस्टेक हो गया है, प्रकाश का अपवर्तन का कारण है। अपवर्तन, अपवर्तन किसे कहते हैं, देखिए दो चीज पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक गए, मानकर चलिए ये दीवार है और सामने मानकर चलिए आपकी दीवार है, आप आंख मूंद कर जा रहे हैं तो क्या हुआ जी, आपका दीवार में सर लड़ जाएगा और पीछे की ओर आ जाइएगा। तो गए और क्या करा कर लौट गए, इसे परावर्तन बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। लेकिन आप देखिए तो हमारे और आपके बीच में हवा है, अब इसमें कितना हूं, आंख मूंद कर घूमेंगे बिल्कुल आर पार कर जाएंगे, आर पार कर जाएंगे, आर पार कर जाएंगे। तो अगर आप आर पार कर गए तो उसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तन है। तो प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकरा कर और फिर लौट जाती है तो इसे परावर्तन कहेंगे। लेकिन वही प्रकाश की किरण, वही प्रकाश की किरण किसी माध्यम में गया और वो परावर्तित हो गया, यानी पार कर गया, पार कर गया, अपवर्तित हो गया, पार कर गया, तो इसे अपवर्तन कहेंगे। तो कह रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन का कारण, अपवर्तन मतलब गया और पार कर गया, तो अपवर्तन का कारण है। याद रखिएगा प्रकाश की चाल में परिवर्तन, प्रकाश की चाल का परिवर्तन, प्रकाश की ऊर्जा का नहीं, ऊर्जा का नहीं, ऊर्जा का नहीं, माध्यम का घनत्व तो परिवर्तन नहीं, आपका किसके होता है, प्रकाश की चाल पर। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन लागू करता है प्रकाश की चाल पर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यदि प्रकाश की चाल का माध्यम वन को V1 से नोट करते हैं तथा माध्यम 2 को V2 से नोट करते हैं, माध्यम 1 को V1 से तथा माध्यम 2 को V2 से नोट करते हैं, तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक तो बाबू अभी बताए हैं, अपवर्तनांक को नोट करते हैं म्यू से, आवर्धन नहीं अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है साइन आई बट्टा ये हो जाएगा साइन आर। तो बोलिए तो पहला कितना है आपका, पहला कितना है V1 और दूसर का कितना है, दूसर का कितना है, तो वो है आपका V2। यानी सही आंसर की अगर बात करें तो सही आंसर हमारा हो जाएगा V1 बट्टा V2। यानी सही आंसर जो देखे तो हमारा V1 बट्टा V2 सही आंसर हमारा ये होगा, V2 बट्टा V1 नहीं, V1 बट्टा क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, अवतल दर्पण को निम्न में से किसी एक का नाम से जाना जाता है। देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होते हैं इसमें, अवतल दर्पण को किस नाम से जानते हैं, थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए अवतल को जो है ना, अवतल को ये दर्पण के लिए है, लिख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा बाबू, अवतल को, अवतल दर्पण की बात करें हम, अवतल दर्पण की बात करें, अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण को, दर्पण में हम अभिसारी दर्पण बोलते हैं। कौन दर्पण बोलेंगे बाबू, अभिसारी दर्पण बोलेंगे। कौन दर्पण बोलेंगे, तो अभिसारी दर्पण बोलेंगे। लेकिन उत्तल की बात करें तो उत्तल को कौन दर्पण बोलेंगे, उत्तल को तो याद रखिएगा उत्तल को हम लोग बोलेंगे अपसारी दर्पण बोलेंगे, अपसारी दर्पण बोलेंगे। लेकिन ये तो रहा हमारा दर्पण के लिए, दर्पण के लिए, ये रहा हमारा दर्पण के लिए, ये हमारा रहा दर्पण के लिए। लेकिन अगर आप लेंस में चलिएगा
अगर आप लेंस में चलिएगा, लेंस में चलिएगा तो लेंस में याद रखिएगा कि अवतल लेंस को याद रखिएगा, हम अभिसारी नहीं, क्या बोलेंगे बाबू, अपसारी बोलेंगे, अपसारी लेंस बोलेंगे। और उत्तल को जो बोलेंगे ना, उत्तल को, वो इसको बोलेंगे अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस बोलेंगे, अभिसारी लेंस बोलेंगे, अभिसारी लेंस। देखिए फिर से समझा देते हैं आप लोगों को, थोड़ा सा आकृति को भी लेकर हम समझा देंगे, लेकिन समझाने से एक चर्चा तो जरूर करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इस चारों में से तो कोई आपको एक दो क्वेश्चन तो एग्जाम में रहेगा, ये पक्का, ये चारों में से कोई एग्जाम में एगो रहेगा। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर अवतल को हम अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो देखिए, एक होता है जब प्रकाश की किरण आकर एक ही बिंदु पर आकर मिलती है ना, तो उसे अभिसारी, अभिसारी किरण कहेंगे। और अपसारी किसे कहेंगे, एक बिंदु से अगर छिटक जाए तो उसे अपसारी बिंदु किरण कहेंगे। तो हम देखेंगे, थोड़ा सा इसको चर्चा करेंगे, थोड़ा सा इस पर हम चर्चा करेंगे। आइए थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, बहुत कम समय लेंगे। देखिए ये जो हो गया ना बाबू, ये आपका जो हुआ ना, ये आपका दर्पण हो गया, यहाँ हो गया हमारा प्रधान अक्ष। यहाँ से जब भी प्रकाश की किरण आएगी, जब भी प्रकाश की किरण आएगी ना, तो एक बिंदु पर जाकर, जहां फोकस है, वक्रता केंद्र होता है, कहाँ जाकर मिलेगी, फोकस पर जाकर मिलेगी। तो ये सारा का सारा एक ही बिंदु पर जाकर क्या हो रही है, मिल रही है। तो एक ही बिंदु पर मिल रही है ना, तो इसे अभिसारी कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, अभिसारी कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिसारी। लेकिन वही उत्तल की बात कर दे, उत्तल की बात करें, यहाँ उत्तल की बात करें तो यहाँ से ये हो गया प्रधान अक्ष, यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी, पार नहीं करेगी, ये तो है न, भाग जाएगी। बोलिए यहाँ से आएगा फिर इधर भाग जाएगा। तो देखिए ये छिटक जा रहा है, इसलिए हम इसे कहेंगे अपसारी किरण, अपसारी किरण बोलेंगे। इसे जो बोलेंगे हम लोग अभिसारी किरण बोलेंगे, किरण बोलेंगे। तो आप लोग देखिए अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण को इसलिए हम अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, अभिसारी दर्पण। लेकिन उत्तल दर्पण को कौन बोलते हैं, अपसारी दर्पण बोलते हैं। तो यही हमारा क्वेश्चन था, अवतल दर्पण को निम्न में से किस। तो अवतल दर्पण में आने वाली प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर मिलती है, तो याद रखिएगा, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कहेंगे। लेकिन अगला क्वेश्चन है कि, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तल दर्पण को निम्न में से किसे एक नाम से जाना जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण को कहा जाता है, उत्तल दर्पण को कहा जाता है या उत्तल दर्पण को किसी एक नाम से जाना जाता है। तो उत्तल दर्पण को अभी समझाए हैं, अवतल को अभिसारी और उत्तल को अपसारी। तो आपका सही आंसर जो होगा वो बी होगा। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं बाबू, अपसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, अवतल लेंस को निम्न में से किस अन्य नाम से जाना जाता है। अभी पढ़ाए हैं लेंस, लेंस में क्या होता है, देखिए ये इसे बोलते हैं ना उत्तल लेंस। इसमें देखिएगा, इसमें जितने भी प्रकाश की किरण जाएगा ना बाबू, ये एक ही बिंदु पर आकर मिलेगा, तो ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। तो एक बिंदु पर मिल रहा है तो इसे हम लोग बोलेंगे अभिसारी, अभिसारी। और ये हो गया हमारा अवतल लेंस। इसका नियम तो पीछे पढ़ाए है, देखिए यहाँ पीछे पढ़ाए हैं। लेंस में अवतल को अपसारी, उत्तल को अभिसारी बोलते हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा ध्यान दे, थोड़ा सा ध्यान दे, तो ये हमारा अवतल लेंस है, ये हमारा प्रधान अक्ष है। यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी तो जाएगी कि, तो है ना भाग गई, है ना भाग गई, भाग गया कि नहीं भाग गया, एक भाग गया ऊपर, एक भाग गया नीचे, भाग गया यानी छिटक गया। तो इसे अपसारी कहेंगे, इसे अपसारी कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, हमारा अपसारी कहेंगे। तो लेंस जो था, ये लेंस हमारा उत्तल था, और ये लेंस जो था कौन था बाबू, अवतल था, अवतल था। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा है कि अवतल लेंस को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो अवतल लेंस को किस नाम से जाना जाता है, अपसारी। आपका सही आंसर बी होगा।
अवतल लेंस को अपसारी के नाम से जाना जाता है, अपसारी के नाम से जाना जाता है। लेकिन वही क्वेश्चन पूछ दे उत्तल लेंस को, तो बोलिए उत्तल लेंस की बात करें, उत्तल लेंस की बात करें तो किस नाम से जाना जाता है, तो अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। उत्तल लेंस को निम्न में से किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा इसे हम क्या कहेंगे, अभिसारी कहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। दर्पण सूत्र है, बोलिए दर्पण सूत्र। देखिए दो सूत्र, जितने सारी चीज हम लिखा रहे हैं ना बाबू, आप लोग कॉपी लेकर बैठिएगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि जो भी आप पढ़ रहे हैं तो एक कॉपी लेकर बैठ जाइएगा, जो भी लिखवाते हैं ना उसको नोट करते चलिएगा। ऐसे तो हम कोशिश करेंगे कि आपको रटने का कोई मौका नहीं देंगे, रटने का कोई मौका नहीं देंगे। बिल्कुल आसान भाषा में एक एक ऑब्जेक्टिव को हम समझाकर आप लोगों के सामने रखेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में रखेंगे। देखिए यहाँ दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र आपको बता देते हैं कि दर्पण सूत्र जो होता है ना वो एग्जाम में पूछता है, और दर्पण सूत्र जो होता है वो होता है 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f। लेकिन वहीं एक और इसी तरह होता है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक होता है लेंस सूत्र, एक होता है लेंस सूत्र। और लेंस सूत्र में क्या होता है, लेंस सूत्र में खाली सेम फॉर्मूला रहेगा 1/v, प्लस के जगह पर आपका माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस है ना, माइनस हो जाएगा 1/u बराबर हो जाएगा 1/।